बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा तैयार किया है वो मंजर आम पे आ गया है। अदालती इस्लाहात के नाम पे क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, आइंदा अदलिया की हैयत या शक्ल या खद्दोखाल कैसे होंगे, और फिर जो ये आईनी अदालत का जिक्र कर रहे थे, वफाकी आईनी अदालत का मुसलसल बिलावल साहब ने बड़ी कंपेन की, क्या उसकी जगह जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम से ये तरमीम कर रहे हैं, क्या ये उसका मतबादल है? क्या उसी तरह के इख्तियारात होंगे इसके पास? और फिर जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसके कौन से इख्तियारात हैं जो कम हो जाएंगे? और फौज से मुतल्लिका जो तरमीम की जा रही है उसके क्या असरात होंगे? वो तरमीम क्यों जरूरी समझी गई है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए ये तरमीम मंजूर करवाने के लिए। इनके पास तो ये तादाद ही पूरी नहीं है। मौलाना साहब जो हैं वो तो अभी तक गोलमोल सी बातें कर रहे हैं पीटीआई वालों के साथ। उनकी जो मुलाकात हुई है रहनुमाओं के साथ, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी वो जो बातें कर रहे थे उससे लग ही नहीं रहा था कि जो मसवदा है हुकूमत की तरफ से आया है वो उनकी मर्जी से आया है या उनकी शराइत के मुताबिक वो मसवदा तैयार किया गया है इन्हीं तरमीम का। वो तो कुछ और बातें कर रहे हैं। तो फिर मौलाना की मदद के बगैर ये कैसे तरमीम ला सकते हैं? अब देखें, जो 96 तादाद है कुल तादाद सेनेट की, तो कितने सेनेटर चाहिए? 64। और मौलाना के पास 5 सेनेटर हैं, और जो हुकूमत है, जो हुकूमती पार्टी है पीपल्स पार्टी समेत, उनके पास 59 सेनेटर हैं। 5 मौलाना के शामिल होंगे, फिर 64 बनेंगे, फिर 2/3 बनेगा। और फिर उसमें ये कहा जा रहा है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब क्योंकि चेयरमैन है तो वो तो वोट ही कास्ट नहीं कर सकेंगे, फिर भी उनके पास 64 होंगे। ये गलत तासर है। आइन में जो लिखा हुआ है कि हाउस को जो शख्स प्रोजाइड कर रहा होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, जो भी प्रोजाइड कर रहा होगा, वो अपना हक रायदही इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर उसका वोट जो है वो फैसला कौन पोजीशन इख्तियार कर ले, हैसियत इख्तियार कर ले, तब वो अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर इनको एक वोट जो है वो चाहिए होगा, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो बतौर चेयरमैन अगर प्रोजाइड भी कर रहे होंगे तो वो अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब तो अभी तक माने ही नहीं। तो अब खबरें ये हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ लोग जो हैं वो साथ बुला लिए हुए हैं। 5-6 सेनेटर जो हैं, ख्याल ये किया जा रहा है या जराए ये बता रहे हैं, हुकूमती जराए ये दावा कर रहे हैं कि सेनेट में हमारे पास तादाद जो है वो पूरी है। और कौमी असम्बली में इन्हें तरमीम मंजूर करवाने के लिए 224 अरकान कम से कम चाहिए। 212-13 इनके पास हैं, बाकी इनको चाहिए। 8 मौलाना के हैं। अगर फर्ज करें मौलाना इनके पास आ जाते हैं, इनके साथ आ जाते हैं, लेकिन मौलाना इनके साथ नहीं आते तो फिर तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ से बंदे पूरे करेंगे? ये बातें तो हो रही हैं कि जनाब फलां बंदे के साथ राब्ता हुआ, फलां बंदे के साथ, वो भी कह रहे हैं मुझे जनाब 70 करोड़ की ऑफर होगी, मुझे 1 अरब की ऑफर होगी, मुझे 50 करोड़ की ऑफर, इस तरह के बयानात वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं। तो बाकी बंदे जो हैं वो कहाँ से आएंगे? अब ये बड़ा अहम इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन का गुज़श्ता रोज। उसमें आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादक ने खत लिखा था, जनाब जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम हो चुकी हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मखसूस रिश्तों वाला जनाब इनको दे दें पीटीए वालों को, वो फैसला गैर मौसर हो गया हुआ है। और इस कानून की रोशनी में आप जो नशिस्तें हैं हमारी जमातों की, जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं या पीटीआई के मुखालिफ जो जमातें हैं, उनको जो सीटें दी गई थी 21 या 23 के करीब, वो हलफ भी हो गया था उनका, वो सीटें बहाल की जाएं। आज इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से वो बताया जा रहा है कि कल जो इजलास हुआ है उसमें लीगल टीम ने जो मशवरे दिए हैं उसके बाद उन्होंने हतमी जो है वो नतीजे पे किसी पे पहुंच गए हैं, और आज जो है वो फैसला कौन इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन का हो रहा है। और दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमारी कानूनी पोजीशन इतनी मजबूत है कि इलेक्शन कमीशन वो वाली सीटें जो 21, 22, 23 सीटें हैं कौमी असम्बली की, वो बहाल कर देंगे जिन लोगों ने हलफ उठा रखा है। ये बातें हो रही है वहां। अगर वो सीटें मिल जाती हैं इनको, फिर कौमी असम्बली में तो इश्यू कोई नहीं रह गया। इनके पास जो है वो 2/3 अक्सरियत जो है
इनको हासिल हो जाएगी। और सेनेट में वो कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब, वो तो अभी तक भी ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आखिरकार हमारे साथ ही आएंगे, लेकिन उनके 5 लोग कहते हैं हमने कोई और भी मुतबादल जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। इस तरह वो बात कर रहे हैं। और ये भी बातें हो रही है कि जनाब आज शायद बिल आ जाए, आज नहीं तो कल, और ये 21 से पहले या 21 तक ये बिल मंजूर होना जरूरी है, वरना इसका फायदा कोई नहीं। ये जो मुसवदा सामने है ना, उसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो तरमीम की जा रही है ना आइन का आर्टिकल नंबर 75A, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस होगा। वो जुडिशियल कमीशन का कोई चक्कर नहीं होगा उसमें, वो डायरेक्ट ही होगा। लेकिन अब ये उसमें तरमीम कर रहे हैं 175A का जो सब आर्टिकल 3 है, उसमें ये लिखा हुआ था। अब उसमें ये कर रहे हैं कि जनाब एक पैनल होगा, जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे ना, उनमें से एक बंदा जो है वो चीफ जस्टिस होगा। 3 जजों में से एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के लिए जो फैसला करेगी वो एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। उसमें कौमी असम्बली के 8 अरकान होंगे और सेनेट के 4 अरकान होंगे, यानी ये 12 रुकनी कमेटी होगी। उसमें आधे अपोजिशन के बंदे होंगे, तादाद के तनासब के हिसाब से अपोजिशन की जमातों के, और इसी तरह जो हिज़्ब इक़्तिदार के लोग हैं उनके लोग जो हैं वो उसमें बराबर तादाद में शामिल होंगे। और ये अक्सरियत राय के साथ फैसला करेगी कि कौन साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे इन तीनों में से। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 दिन कबल ये कमेटी जो है ये बैठेगी और फैसला करेगी 14 दिन पहले। अब 14 दिन तो रह नहीं गए, लेकिन तरमीम में ये लिख दिया गया है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी और नाफिजुल अमल हो जाएगी, तो उसके बाद जो कमेटी है, जो पहला इजलास होगा पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर, यानी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले वो जो है वो एक नाम जो है 3 जजों में से वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे जो सदर मुमलिकत हैं वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प, वैसे 63A में भी उन्होंने, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो 63A का जो पहले फैसला था कि उसका वोट ही शुमार नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी में अड़ा दिया हुआ है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कर दिया, 63A में एक तरमीम कर रहे हैं कि जनाब उसका वोट जो है वो कास्ट भी होगा और शुमार भी होगा, गिना जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गिना नहीं जाएगा, लेकिन वो नज़रसानी में उड़ गया कि नहीं जनाब गिना जाएगा। ओरिजिनल जो आईनी सूरत हाल वो बहाल कर दी थी उन्होंने, लेकिन इन्होंने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे इस चीज़ को शामिल कर लिया, यानी लोग जो हैं वो आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, और मुस्तकिल में उन्हें तफ़्वुज़ दे दिया गया है उनके वोट को कि ये जनाब पुराने फैसले की बुनियाद पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये उन्होंने कहा। अब जो एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, इन्होंने ये कहा है कि जो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो 3 साल से ज़्यादा कोई जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं रह सकता। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल ही है, 65 साल ही है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर होते हैं तो 65 साल की उम्र को पहुंच के वो रिटायर हो जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो 65 साल की उम्र को रिटायर हो जाएंगे। ये क्यों रखा गया है कि जनाब वो जो चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस नहीं रह सकता, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, चाहे उनकी उम्र जो है रिटायरमेंट की उम्र में अभी कई साल, कई महीने, कई दिन बाकी हो, नहीं, वो 3 साल बाद रिटायर। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस है ना किसी अदालत का, ये कहा जा रहा है कि तजर्बे ऐसे हैं, जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला जो मामला सामने आया था उससे बड़ी गड़बड़ हुई थी कि ना बड़े लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस रहना था, और फिर वो एक तरह से आमराना रवैया हो जाता है। तो ये नहीं, ये एक तासर है सियासतदानों में। तो वे ये जो हैं 2 जजेस जो हैं मुनीब अख्तर और उनसे पहले मंसूर अली शाह साहब, ये मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि इनका पत्ता जो है कट गया है, चीफ जस्टिस नहीं बनने वाले ये सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये जो उन्होंने शामिल किए ना शेख, ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तीसरे नंबर पे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो कुर्रा है जो जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पे जो है वो निकलेगा। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं 22 जनवरी 2030 को रिटायर हो रहे हैं। ये जो आर्टिकल है ये कहते हैं 3 साल तक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, आगे नहीं जा सकता। तो ये अगर उनकी रिटायरमेंट को देखा जाए
और फिर जो एक नजरिया है सियासतदानों को कि ज्यादा तवील अरसे के लिए एक चीफ जस्टिस को नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये शायद याहिया अफरीदी के नाम जो है ये कुर्रा निकलने वाले। वैसे तो जो याहिया अफरीदी साहब हैं, ये सैयद मंसूर अली शाह साहब, अतर मिल्ला साहब, इन्होंने एक बनाया हुआ था, लॉ फर्म थी इनकी इकट्ठे। अतर मिल्ला साहब ने कहा भी है, वो अफरीदी शाह एंड मनीला के नाम से जो एक लॉ फर्म थी, ये इकट्ठे रहे हैं, दोस्त हैं। लेकिन जो फैसले आए हैं अफरीदी साहब का नुक्ता नजर जो है वो कोई उनके साथ जो है मैच नहीं किया। कई एक फैसले हैं, यही देख लें, ये जो मखसूस जिस्मों वाला केस है, इसमें भी उन्होंने इख्तलाफ की है उन लोगों के साथ, मंसूर अली शाह साहब के साथ भी। बहरहाल यही अफरीदी साहब अपराइट आदमी है, और मुझे लगता है ये जो तरमीम में लिखी गई है ये चीज़, इससे ये उनकी तरफ जो है कुर्रा जो है वो जाने वाले। और फिर दूसरी एक और बात जो है कि ये जो अदालत बनाई जा रही है, नई अदालत नहीं कह रहे हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं डिवीजन, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन बनाई जा रही है कुछ जजों पे मुश्तमिल। वो उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो ये मुजवजा आईनी अदालत है, वाकई आईनी अदालत, वो सारे इख्तियारात उसके पास होंगे। और बस सिर्फ ये फर्क है कि वहां एक चीफ जस्टिस होना था, वाकई जो अदालत थी आईनी अदालत, यहाँ चीफ जस्टिस नहीं होगा, लेकिन जजेस होंगे और इख्तियारात वही होंगे, और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत भी नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंटली होंगे। और उनका तकर्रर कैसे होगा, उसके लिए जो जुडिशियल कमीशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन है उसके जजों का तकर्रर करेगा, रिकमेंड करेगा, और फिर उसके बाद वही तरीकाकार जो होता है। अच्छा, अब जो जुडिशियल कमीशन है उसमें उसकी जो फॉर्मेशन है, तश्कील जो है, उसमें तब्दीली कर दी गई है। पहले ये था कि 9 अरकान थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रर करते हैं। अब उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म कर दी, और पार्लियामेंट्री कमेटी 4 अरकान जो हैं वो शामिल कर दिए गए हैं, 4 पार्लियामेंटेरियन। इसमें पहले तो ये था ना कि चीफ जस्टिस होता था, 4 सीनियर 3 जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और एक रिटायर्ड जज होता था। ये हो 6, यानी अदलिया से तकरीबन 6 बंदे, 5 या 6। जो छठा होता है रिटायर्ड, उसका तो नहीं गिना जा सकता, किसी तरह भी जा सकते हैं। वजीर कानून होते थे, अटॉर्नी जनरल, और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। यानी ये 9 रुकनी जो है जुडिशियल कमीशन था। अब उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन जो शामिल कर दिए गए हैं, 2 सेनेटर होंगे और 2 कौमी असम्बली से होंगे। उनमें से निसफ जो हैं वो अपोजिशन से होंगे। यानी ये 13 रुकनी बेंच में जो जजेस है उनकी तादाद जो है वो जो पार्लियामेंट की तरफ से लोग आएंगे या हुकूमत की तरफ से आएंगे उससे कम होगी, और बालादस्ती पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको हासिल होगी इसमें। अच्छा, अब ये जो अदालत बना रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो बना रहे हैं, इसके जजों का तकर्रर जो है वो ये जुडिशियल कमीशन करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल होंगे। वो नामजदगियाँ करेंगे, और फिर उसके बाद ये मामला वज़ीर-ए-आज़म को जाएगा, और फिर उनका जो नोटिफिकेशन जारी होगा। और ये तजवीज़ ये किया गया है कि तमाम सूबे जो हैं उनकी मसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इस डिवीजन के जो जजेस हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन इख्तियारात उनके पास वो हैं जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो रह जाएगी बाकी इस तरमीम के बाद, उन जजों के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे। मसलन ये उनकी तादाद का तयन भी जुडिशियल कमीशन करेगा, और अगर ये बन जाती है, डिवीजन बन जाती है, तो फिर उसमें अगर जजेस रखे जाते हैं, अगर यही जज सुप्रीम कोर्ट के वहां तैनात कर दिए जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर वो जो जल्दी इंसाफ वाला मामला है वो नहीं रह जाता। फिर इनको तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मामला जो है वो होगा। और फिर इसमें यह है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे जो हैं वो जो नई डिवीजन बनेगी जजों की उसको मुंतकिल हो जाएंगे, एक बात। और दूसरी ये बात है कि जो ओरिजिनल जुडिक्शन है, सू मोटो वगैरह 184, ये वो डायरेक्ट पिटिशनें जो फाइल होती हैं, वो इख्तियार ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट है बाकी रह जाएगी, इसके पास नहीं होगा। वो उसके उस मुकदमे की उन मुकदमात की या केसों की समाअत का इख्तियार जो है ना 184 वाली, वो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन जो है कायम होगी उसके पास चला जाएगा। और फिर जो एडवाइजरी एक जुडिक्शन है कि सदर रेफरेंस भेजता है
और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला करके भेजती है, वो एडवाइजरी जो है वो मिल जाएगी इस जो डिवीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन, इसके जजों के पास आ जाएगी। और अगर ये सदारती आता है कोई रेफरेंस आइन की तशरीह के लिए, तो वो तमाम जजेस जो हैं, यानी फुल कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन की, बाकी जज नहीं, वो जितने भी जज होंगे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे ही बैठेंगे। और 184 के तहत जो ओरिजिनल जुडिक्शन में दरखास्त में जाएंगे ना, वो भी ऑल जजेस जो हैं इस डिवीजन के वो सुनेंगे। लेकिन 199 के तहत जो अपीलें जाएंगी हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ, रेट जुडिक्शन वाली कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशनें जो होती हैं अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, उनके खिलाफ जो अपीलें जाएंगी, तो उसके लिए वो जो डिवीजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन, उसके जितने भी जजेस हैं उनमें से 3 सीनियर तरीन जज जो है ना, वो उनकी समाअत करेंगे। एक बड़ी अहम तरमीम है 187 में आर्टिकल में, को सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं बेलगाम इख्तियारात दिए गए थे, जनाब इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी किया जा सकता है, पीटीआई वालों को सीटें दे दें, मांगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दे दें पीटीआई को। 187 वो उसमें महदूद कर दिया गया इनका इख्तियार के सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक जो उन्हें इख्तियारात हासिल हैं उन्हीं के ताबे रहते हुए इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए काम करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेलगाम इख्तियार नहीं होगा ये। और फिर जो जुडिशियल कौंसिल है, सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल, 209 जजों को निकालने वाला तरीका, उसमें एक इजाफा कर दिया गया है एक आर्टिकल का, और वो ये है कि अगर कोई जज जो है उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, वो परफॉर्मेंस जो है अपनी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है इनएफिशिएंट है उसमें, तो उसे भी निकाला जा सकता है। और फिर हाई कोर्ट्स का जो मामला है, हाई कोर्ट्स के जजों की जो कारकर्दगी है वो सालाना बुनियादों पे जुडिशियल कमीशन जो है वो देखेगा उसको, और अगर कोई जज सही काम नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग देगा और डेडलाइन देगा कि फलां तारीख तक भाई अपना जो है ना मामला ठीक कर लो। अगर वो नहीं करता तो फिर जो जुडिशियल कमीशन है वो, जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी होंगे 4, तो फिर वो मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज सकता है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वही कार्रवाई करके उसको जो है वो फारग कर सकती है। और वो जो मुसल्लह अफवाज वाला इशू है ना, वो मैं बात कर रहा हूँ, मुसल्लह अफवाज वाला ये है कि जो आइन का आर्टिकल 243 है ना, 243, उसमें एक तरमीम की जा रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक़ कवानीन है ना, मसलन जो पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट है 1953 का, उसकी कुछ शिक्के हैं। इसी तरह जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसकी कुछ शिक्के हैं। और फिर जो नेवी का पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसकी कुछ शिक्के हैं। वो जो है उसमें लिख दिया गया है 243 में एक नया शेड्यूल जो है, शेड्यूल 8, ये शामिल किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वक्त आइन के 7 शेड्यूल हैं, 8वां ये शामिल किया जाएगा। जो मसलन शेड्यूल 1 जो है उसमें बहुत सारे कवानीन का जिक्र है कि उनमें तरमीम नहीं कर सकती पार्लियामेंट जो है सादा अक्सरियत के साथ। आम कानून हैं कानून, लेकिन सादा अक्सरियत के साथ उनमें तरमीम नहीं हो सकती। अब ये जो कवानीन शामिल किए गए हैं आर्मी के जो कवानीन हैं, ये क्या है? ये जो शिक्के हैं, जिक्र किया गया कि इन शिक्कों को ना ख़त्म किया जा सकता, पार्लियामेंट इनको तहलील नहीं कर सकती, और ना ही इनमें कोई तरमीम कर सकती है, और इसका मुतबादिल कोई शिक भी नहीं ला सकती। वो क्या है? वो मैंने जिक्र किया था कि जनाब ये जो फौज वालों के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ इन्होंने कंपेन शुरू की थी, ये भी एक खदशा मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट में उस तरह का मामला लेके जाएं और सुप्रीम कोर्ट जो मंसूर अली शाह वाली जो है वो कुछ ना कुछ और ही नोटिफिकेशन जारी कर दे या कोई। अब ये इसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। वो क्या है? आपको याद होगा कि 2020 में जब जनरल बाजवा वाला इशू था, तो उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई थी, और उसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट जो है उसमें भी तरमीम की गई थी, और पाकिस्तान नेवी का जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी तरमीम की गई थी। अब वो तरमीम क्या थी? तरमीम ये थी कि आर्मी चीफ या किसी भी मुसल्लह फौज का जो सरबराह है उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है 3 साल के लिए, और उसकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 64 साल मुकर्रर की गई थी।
यानी कि इतनी दफ़ा उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। अगर 64 साल तक वो पहुंच भी जाता है, 3 दफ़ा भी एक्सटेंशन हो सकती है, यानी 2 दफ़ा भी एक्सटेंशन हो सकती है। तीसरी दफ़ा तो शायद उम्र ही ना उसकी रहे। जैसे बाजवा साहब चाह रहे थे मुझे एक एक्सटेंशन और मिल जाए, तो वो 64 साल के क्योंकि नहीं होते। वहाँ यह है कि 64 साल की उम्र को अगर पहुंच जाता है फिर वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो जो है एक्सटेंशन दी जा सकती है। ये जो कानून है ना, इसमें इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। जब तक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम करके शेड्यूल 8 जो है वो तहलील नहीं कर दिया जाता, पार्लियामेंट जो है इन कवानीन में तरमीम नहीं कर सकती, रिपील भी नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। और इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब कोई अफसर, फौजी अफसर रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाए और वफाकी हुकूमत समझे, ख्याल करे कि ये इसको रिटेन किया जाना चाहिए, इसको फौज में रहना चाहिए, ये भी आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है ना यार, तो फिर वो उसको उसकी रिटायरमेंट जो है कबूल करने से इनकार कर सकती है। वो कहे कंटिन्यू कर, रिटेन कर, काम कर भाई। जंग में भी ये हो सकता है, आम हालात में भी ये हो सकता है। अगर वो रिटेन करती है, अगर उसकी उम्र 60 साल नहीं हुई उस फौजी अफसर की, उससे पहले यानी 60 साल के बाद उसको रिटेन नहीं कर सकते। ये कानून ये कहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको ओहदे पे बरकरार रख सकती है हुकूमत। ये फौज वाला इशू है इसमें। और इसमें जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के अलावा जो चेयरमैन हैं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके लिए भी यही असूल है, यानी 4 स्टार जो जनरल है ना, उन पे इतलाक होता है इन शिकों का। ये सारा मामला है। और मुझे ये लग रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये तरमीम जो है ये मंजूर हो जानी है। और जो 3 दिन वाली बात हो गई है ना कि रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पार्लियामेंट्री कमेटी जो नए चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी, तो इससे ये लग रहा है कि 25 को चीफ ने रिटायर होना, 21 या 22 से पहले बल्कि 21 तक जो है ये इस तरमीम का मंजूर होना, पार्लियामेंट्री कमेटी का बनना, ये सारे मराहल जो हैं ये तय होना ज़रूरी है। और फिर दूसरा जो मैंने बता दिया है कि मुझे लग रहा है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, और वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में जो कायम की जा रही, वो जनाब उसकी वही हैसियत होगी, वही इख्तियारात होंगे जो वफाकी आईनी अदालत का जिक्र करते रहे हम, उसको हासिल होना थे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।